हमने जो दूसरा एपिसोड जहाँ पे हमने एंड किया था, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। आप वो उसमें जो है कुछ चीज़ें और भी जो है वो अधूरी थी ऐसा मुझे लग रहा था। अधूरी थी। तो हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपके इतने अच्छे रिश्ते हो इस देश के बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के साथ हाँ और जी, वो हाँ जी। बात थोड़ी और खुल के होनी चाहिए। हाँ मैं ये जी, हाँ जी, मानता हूँ, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आप कह रहे हैं आपके जी। सिरसा साहब के साथ इतने बड़े अच्छे संबंध, बहुत बड़े वहाँ के आज तो हाँ वो जी। तो बीजेपी में है, हाँ लेकिन जी, हाँ जी। बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर और उनके परिवार से आपके रिश्ते आपने वो सब मुझे भेजा था, मैंने वो पूरा देखा। क्या आप खालिस्तानी विचारधारा को समर्थन देते हैं, पहली बात? या आप खालिस्तानी गतिविधियों से या जो कनाडा में बहुत सारे लोग उसमें ब बताया जाता है कि जुड़े हुए हैं, क्या आप उससे बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। जुड़े हुए या आपके पास्ट में, आपकी हिस्ट्री में कोई किसी भी तरह का क्या आपका या आपके परिवार का कोई संबंध इस गतिविधि से रहा है? अगर है तो जैसे उस दिन आपने खुल के बताया था, आज भी बता सकते हैं। आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि जैसे ही आप उस वक़्त उतरे एयरपोर्ट पे और सीधा आपको धर लिया गया, इसका मतलब तो गुरु ये होता है कि आप आ रहे थे, इसका पता आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनको था। हाँ। और तो फिर क्या आप ये मानते हैं कि उन्होंने ही जो है आपको गिरफ्तार करवा दिया? अगर क्या हाँ अगर हाँ, तो फिर एक और सवाल इसमें बनता है कि तो फिर आप आए उससे पहले कुछ गड़बड़ जो है आप लोगों के बीच में शुरू हो गई थी। नेता मैं तो ऐसा कहता हूँ कि रूल ऐसा होना चाहिए कि पहले उसके बच्चे को 4 साल, 5 साल मिलिट्री में सर्विस उसके बच्चे ने की हो, कम से कम इतनी पढ़ाई की हो, नेता वो होना चाहिए, नंबर 1, है ना? जी, ठीक है। नंबर 2 देखिए अग्निवीर बनाया हमारी सरकार ने अग्निवीर बनाया। लेकिन जी। वो ऐसा है कि एक भाड़े पे लेके 4 साल के लिए बना दिया, उनको ना तो कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई सरकारी सम्मान मिलेगा। कनाडा में जो हमारे जितने भी एनआरआई या तो इंडियन कैनेडियन, कैनेडियन इंडियन जो रहते हैं, क्या उन्होंने जब मोदी साहब ने यहाँ अपील की थी तो कनाडा में रह के थाली बजाई थी क्या? अ, हमने बिल्कुल थाली बजाई थी जी, लेकिन अपना सिर पीटने के लिए बजाई थी। दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से जो है वो साक्षात्कार करने वाले हैं, इंटरव्यू करने वाले हैं जगमनदीप सिंह साहब का। आपने उनके पहले 2 एपिसोड देखे और हमारी टीम ने हमको बताया कि आप लोगों ने उन एपिसोड्स को बहुत पसंद किया। बहुत सारी कमेंट्स मैंने भी खुद पढ़ने की कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में कमेंट थी तो शायद मैं पूरी नहीं पढ़ पाया लेकिन आपने जो है उस बातचीत को सराहा और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि क्या इसमें एक तीसरा एपिसोड भी आ सकता है? तो जी, बिल्कुल आ सकता है। ये वो तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जगवंत भाई से। क्योंकि बहुत सारी और भी हमको जो है बहुत सारी जगह से फ़ोन आए, मैसेज आए कि भाई ये जो आप जिससे बात कर रहे हैं, इनका आप बैकग्राउंड कितना जानते हैं? इनकी इनकी बात में विश्वसनीयता जो क्रेडिबिलिटी है वो आप कैसे चेक करेंगे? ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत आदमी के साथ बात करते हो और उनको आप कहीं न कहीं आप पॉपुलर कर रहे हैं या तो उनको वायरल कर रहे हैं ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो और आपकी चैनल का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हुए कोई आप मतलब बेवकूफ़ ना बन जाओ। ऐसे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा। मैंने कहा नहीं बिल्कुल आपकी बात उन लोगों की बात भी सही है। मतलब उनका कंसर्न जो है वो चाहे अच्छे दिल से हो या बुरे दिल से लेकिन कंसर्न सही है। तो मैंने कहा कि नहीं बात तो आपकी सही है और मैं कुछ चीज़ें जो हैं उनको ऑन कैमरा ही पूछूँगा। हालाँकि उनके बारे में मैंने जो अपने हिसाब से जो तफ़्तीश की है, उस तफ़्तीश में मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जगमनदीप भाई जो हैं वो बेसिकली एक तरह से ये कह सकते हैं कि बड़े बिंदास आदमी हैं और जब बिंदास कोई होता है तभी तो ये कबूल करता है ऑन कैमरा कि भई मैं भी ये जो कीचड़ में मैं भी खेल रहा था इनके साथ, मैंने भी गलतियाँ की, पर मैं इसको कबूल करता हूँ, पर जो मेरे साथ थे, वो लोग भी तो कबूल करें। तो ये दर्शाता है कि आदमी जो है वो बिंदास थे और लगता है कि मन से अंदर से जो है वो साफ है। तो उन्होंने फिर मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी कुछ है बताने के लिए और मैं ऑन करता हूँ मतलब कि ये जो बताएँगे उसका ओनरशिप जो है वो जगमनदीप भाई का रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं ऑन करता हूँ, मैं जो भी बताऊँगा, कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी भी है, पर कहा कि मैं जो भी बताऊँगा उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, आप निश्चित रहें पर मुझे इस देश की जनता से कुछ बहुत सारी बातें जो हैं अभी भी बतानी है। तो हमने कहा ठीक है।
तो हमने आमंत्रण दिया आज, तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं जो है उनको अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर लेता हूँ। जगवंत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4PM गुजरात पर। हाँ जी, हाँ जी, मयूर साहब, दोबारा आपके दर्शकों के रूबरू कराने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि मीडिया ही आज एक माध्यम है लोगों तक पहुँच करने का, है ना? जी, तो दूर-दूर बैठे हुए हम सभी लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो थी कुछ ऐसी मन में मेरे भी चर्चाएँ कि और भी टीवी चैनल्स के रिपोर्टर आए सभी के साथ की, कि भई आज की दुनिया में हो क्या रहा है ना? ये जी, कोविड आया, कोरोना आया, आपको अंदर बंद करके रखा गया। फिर वो एक जोकर टाइप की थाली बजाओ, ताली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा, ये वो होता रहा। कोई साइंटिफिक बात नहीं, कोई अप्रोच नहीं। आर्थिक आपके तौर से लोगों आपके की कमर माफ तोड़ करना, दी। मैं बीच में टोक रहा हूँ। बहुत सारे दर्शक ये भी कहते हैं कि मयूर भाई आप बीच में फ्लो तोड़ते हैं, लेकिन वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कुछ हुँ, ऐसी बात अगर अगर आप कह दें जिसमें मुझे एक सब क्वेश्चन खड़ा हो जाए, तो मुझे लगता है वो पूछ लेना चाहिए। तो हुँ, विषय यही है। तो हुँ। ये कनाडा में जो हमारे जितने भी NRI या तो इंडियन कैनेडियन कैनेडियन इंडियन जो रहते हैं, क्या उन्होंने जब मोदी साहब ने यहाँ अपील की थी तो कनाडा में रह के थाली बजाई थी क्या? अ, हमने बिल्कुल थाली बजाई थी जी, लेकिन अपना सिर पीटने के लिए बजाई थी, कि यार ये कितना बड़ा साइंटिस्ट अपने देश की गद्दी पे बैठ गया। अरे वाह! इतना ऐसा आइडिया भाई साहब, क्या बात है! हमने तो ऐसे ऐसी थाली बजाई, आपने तो वो कड़छी के साथ बजाई, हमने अपने सर के साथ बजाई, पहली बात। अच्छा। देखिए, लोगों का आर्थिक तौर से बहुत नुकसान हुआ ये कोविड के दौरान। मेरे पास, क्योंकि इमिग्रेशन फील्ड में मैं रहा हूँ, एवरी ईयर जो मल्टी मिलियनेयर देश छोड़ रहा है, उसका कोई रीज़न है। देखिए, इनकी खुद की आंकड़े हैं 25,000, लेकिन वो ऑफ़िशियल हैं, अनऑफ़िशियल शायद उससे बहुत ज़्यादा होगा। गुजरात के 2 परिवार मर गए, अब के पिछले साल में ही। एक परिवार मर गया कनाडा से यूएस बर्फ में जाता हुआ, क्रॉस करता हुआ। जब पता चला तो 1-1 लाख डॉलर दिया था पर पर्सन, 4 लाख डॉलर भी दिया और मौत भी ली। फिर दूसरा परिवार मरा, वो कश्ती में वो डूब गई, है जी, क्रॉस करने को। आज भी जब हम ये बात कर रहे हैं, शायद कोई एजेंट किसी को पार कराने की, कोई अपना यूएस जाने की कोई गुजराती प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन मेरा एक सबसे अपील है कि देखो, आप दुबई, सऊदी भाग रहे हो, जर्मनी भाग रहे हो, आपको लगता है यूएस, कनाडा में हमारी पीआर नहीं होगी, हम ओवर 40 हैं और इंग्लिश नहीं आती। तो बहुत से ऐसे तरीके होते हैं कि आप यूएस भी जा सकते हो, कनाडा भी आ सकते हो, अगर आपकी अच्छी खासी नेटवर्थ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश होने से या अंडर 40 होने से कनाडा पीआर देते हैं, नंबर 1। लेकिन लोग भाग क्यों रहे हैं इंडिया से? देखिए, जब कोविड आया तो हमारे राजा ने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले यही बोल देता कि भाई अपने-अपने घर चले जाओ। ट्रेन चल रही थी, बस चल रही थी जब। आज 5-5 किलो राशन की हम बात करते हैं। जब कोविड आया था, तो हमारे राजा ने किसी को बस तक की सुविधा, कोई ट्रेन तक की सुविधा नहीं दी। पैदल चल के देखिए जा रहे थे 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, है ना? कितनी दुर्दशा हुई यार लोगों की। तो हमारे जो नेता हैं, वो हमें कीड़ा-मकोड़ा समझते हैं, वहाँ से हमें समझ लेना चाहिए। मुझे नहीं पता ये लोग दोबारा, चाहे वो अपना इनको शेड्यूल कास्ट बोले, कुछ भी बोले, अब तो मोदी जी ने मान लिया कि कोई जात-पात है ही नहीं, गरीबी है। चलिए, अगर गरीबी है, तो इतना इसका मतलब आप उनको कीड़ा-मकोड़ा समझते हो। दूसरा, किसान आंदोलन चल रहा था, तो पैरासाइट कहा गया, देखिए, कि भई ये परजीवी हैं, जो धरना दे रहे हैं वो परजीवी है। इसका मतलब हमारे नेता हमें, वो कीड़ा-मकोड़ा ही है, हम वो परजीवी हैं बॉडी पे रहने। चलिए, मैं वो पॉलिटिकल, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, ये वीडियो मैं निकालने के पीछे। मैं आपको मैं शुरुआत करता हूँ, बड़ा एक तीखा सवाल। देखिए, हाँ, है ना, आपको अच्छा ना लगे लगे वो हाँ, आपके हाँ। ऊपर। मुझे पूछना है, मेरा काम है पूछना। जगवंत भाई, ये बताइए कि क्या आप खालिस्तानी विचारधारा को समर्थन देते हैं, पहली बात, या आप खालिस्तानी गतिविधियों से, या जो कनाडा में बहुत सारे लोग उसमें बताया जाता है कि जुड़े हुए हैं, क्या आप उससे बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। जुड़े हुए हैं, या आपके पास्ट में, आपकी हिस्ट्री में कोई किसी भी तरह का, क्या आपका या आपके परिवार का कोई संबंध इस गतिविधि से रहा है? अगर है तो जैसे उस दिन आपने खुल के बताया था, आज भी बता सकते हैं।
खालिस्तानी कनाडा, यूएस में, जर्मनी में सर इसलिए हैं कि जब पंजाब में ये टेररिज्म ये चल रहा था, खाड़कूवाद जिसको हम बोलते हैं, 84 के बाद, तो कई लोगों को जिनको जान का खतरा था वो इंडिया छोड़ के बाहर के मुल्कों में बस गए। पहली बात नंबर हैं, जरूर हैं, एजिटेशन होते हैं, सभी जगह झंडे भी दिखते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे दादाजी ने इस देश के लिए 23 साल जेल काटी। 23 ईयर कुछ बहुत बड़ी अरसा बनता है। फिर मेरी दादी जी के साथ हम छोटे-छोटे थे, संगरूर जेल, नाभा जेल, जत्थे जाते थे सर। उस टाइम ये पंजाबी सूबा मोर्चा, हम छोटे थे, तो उसके बाद जो लड़ाई थी अकाली दल की अपनी कांग्रेस के साथ, उसका एजिटेशन होता, मेरे दादी जी के जत्थे जाते थे, जेल भरो आंदोलन हुआ करता था। हम छोटे-छोटे थे, उनके साथ जाते थे, पहली चीज़। सर मैं जो समर्थक हूँ वो मैं खालसा राज का हूँ। दोबारा बोल दूं, खालसा राज जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था, अफगानिस्तान से लेके यहाँ पर ये जमुना तक, मैं उसका समर्थक हूँ कि उसमें सिख जो था वो माइनॉरिटी में था, मुस्लिम और हिंदू मेजॉरिटी में थे, लेकिन सभी लोग सक्षम थे और 1 रुपए की कीमत 10 पाउंड के बराबर हुआ करती थी। नेपोलियन के फौजी वो फौज छोड़ कर के महाराजा रणजीत सिंह की फौज में कमांडर थे, ब्रिटिश फौजी कमांडर थे, जनरल थे। हम खालिस्तान का नहीं, हम खालसा राज का मैं सपोर्ट करता हूँ। देखिए, जब पार्टीशन होती है तो इंडिया की पार्टीशन वो भारत की नहीं थी, वो पंजाब की थी। मसला ये कि भई सिख और पंजाबी, हाँ, अगर सारे सिख और पंजाबी उन्होंने इधर ले लिए, तो ये हम पे राज करेंगे। अगर सारे उस तरफ छोड़ दिए तो ये धकेल-धकेल के हमें दिल्ली तक ले आएँगे। तो असल पार्टीशन उसका हुआ था। मैं कभी खालिस्तान का सपोर्टर सर नहीं रहा हूँ, लेकिन खालसा राज का जो आइडियल था कि भई पैसा जो है वो प्रजा के पास होना चाहिए, राजा के पास। देखिए चाणक्य की बहुत अच्छी उदाहरण देते हैं कई लोग अपने हिंदू जो फ्रेंड है, जहाँ पार्टी है कि चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद। लेकिन चाणक्य ने एक और भी चीज कही थी कि जो पैसा है वो प्रजा के पास होना चाहिए, राजा ताकतवर नहीं होना चाहिए। जब राजा ताकतवर हो जाता है फिर वो आपका शोषण करता है। चलिए, तो एक खुलासा तो आपने कर दिया कि भाई आप ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ना, आपका कोई इससे सिरा जुड़ा हुआ है, और कोई चाहे इसमें इन्वेस्टिगेट करना तब भी आपका तक इस तार को नहीं जोड़ सकता है। अच्छी बिल्कुल बात बिल्कुल जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छी बात है। हम अब हमारे, जो हाँ जी, हमने जो दूसरा एपिसोड जहां पे हमने एंड किया था, मैं वहां से शुरू करता हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। हम्म। आप वो उसमें जो है कुछ चीजें और भी जो है वो अधूरी थी, ऐसा मुझे लग रहा था। अधूरी थी, तो हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपके इतने अच्छे रिश्ते हो इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, हाँ और जी, वो हाँ जी। बात थोड़ी और खुल के होनी चाहिए। हाँ मैं ये जी, हाँ जी, मानता हूँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, आप कह रहे हैं आपके बिल्कुल। सिरसा साहब के साथ इतने बड़े अच्छे संबंध, बहुत बड़े वहाँ के, आज तो हाँ जी, तो बीजेपी में है, हाँ लेकिन जी, बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर और उनके परिवार से आपके रिश्ते, आपने वो सब मुझे भेजा था, मैंने वो पूरा देखा। हाँ तो जी, हाँ जी, वो भी, हाँ, तो ये ऐसे रिश्ते अगर आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि 4-5 साल तो अच्छे रहे, बिल्कुल, काम भी बहुत बढ़िया आप लोगों ने मिलके बिल्कुल, पैसे बिल्कुल, छापने का किया, डॉलर छापने बिल्कुल, का किया। बिल्कुल। तो और क्या था इसमें, ये बताइए? ये आपके साथ क्या-क्या बिज़नेस किए हैं, और देश की जनता को मालूम चले कि जो बड़े पद पर या बड़े तख्त पर जिनको वो देखते हैं और जिनको कहते हैं कि ये तो बड़े नेता साहब हैं, उनके और क्या-क्या कारनामे होते हैं, मैं वो देश की जनता को आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिरसा साहब की बात पकड़ के चलते हैं अभी। पहली बात तो ये है जी कि सिरसा साहब ने डीजीएमसी में प्रेसिडेंट होते हुए कह लो, जब कुछ भी उसके दौरान बहुत पैसा बनाया, न्यूजीलैंड में भी, यूके में भी, सभी जगह अपना पैसा पार्क भी किया। बात क्या है कि जब मुझे जैसे नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के साथ दोस्ती होती है, उसके बाद मुझे भी एक अचंभा कह लो, क्योंकि मैं कैनेडियन सिटीज़न था, कनाडा में ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन मुझे इतना पता था कि राजनीतिक लोग क्या करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, है ना? तो जब मैं इनके संपर्क में आया तो मुझे पता चलने लगा कि भाई भाई साहब, ये तो करोड़ों अरबों की बात होती है, डेली यहाँ पे बैठ कर के मीटिंग्स होती हैं, डील्स तय की जाती हैं, अपना हिस्सा तय किया जाता है। इनके घर पे मैं बड़े-बड़े
किसान नेताओं को देखता था, बड़े-बड़े और लीडर्स को देखता था, कई अपोजिशन और अदर पार्टीज़ के भी लोगों को देखता था। तो क्या होता है भाई साहब कि जब किसी के पास पावर आ जाती है ना, वही जी, चीज़ कि वो उसके लिए प्रजा कीड़ा-मकोड़ा हो जाती है। वो सिर्फ़ एक चुनाव के वक़्त ही वो आप करके आपके बच्चे उठाते हैं, उसको प्यार करते हैं, ये करते, वो करते, उसके बाद खत्म बस। अब पावर आ गई, लेकिन सर मैं ये सोचता हूँ कि तकड़ा या छोटा या बड़ा होना वो आपके दिल पे या आपकी ना पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि यार मैं मामूली इंसान हूँ ना, मैं क्या कर सकता हूँ? पहली जी। बात तो हमें डर ही इतना है कि भाई हमारा परिवार ऐसे हो जाएगा, जेल हो जाएगी, वो हो जाएगा, हम बोलते ही नहीं। मैं इनके अंदर जब मैंने देखा कि ये चीज़ें होती है तो मैं घुसता चला गया। घुसता इसलिए भी चला गया कि मुझे जानना था ये होता कुछ है ना? ओके। तो मैंने जो दोस्ती है वो देवेंद्र सिंह तोमर की बजाय उनकी वाइफ के थोड़ा ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाई, क्योंकि क्या होता है कि देखिए मैं बिज़नेसमैन हूँ और क्या होता है कि हस्बैंड की चाबी जो है वो वाइफ के पास होती है ना? ओके। तो मैं उनसे ही ज़्यादा घुल-मिल गया, उनसे ही बात करता था, भाभी ये काम है, भाभी वो काम है, वो कोई मेकअप का साम आपको देखिए, अगर एक नेता की पत्नी 20-20, 30-30 हज़ार की लिपस्टिक लगा रही है जी? और आम इंसान को खाने के लिए रोटी नहीं है, दिल देखिए मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो फ्रीडम फाइटर परिवार, लेकिन जब मैं घुसा इनके बीच में पता चला कि ये लोगों का खून निचोड़-निचोड़ के ही पैसा बन रहा है भाई साहब, तो मुझे भी अपने आप से घृणा आती थी। क्योंकि और मुझे जितना मैं बीच में आपको हाँ इसलिए जी। इसी इसी सिलसिले में ही आपको बीच में कुछ कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, फ़ोन आए, कि ये तो बड़ी गज़ब की ब ब बात जो है जगमोहन भाई बता रहे हैं, बोले तोमर साहब की जो छवि है मध्य प्रदेश में, वो तो बड़ी साफ-सुथरी है। बोले ये तो हम मान ही नहीं सकते कि ये इस तरह की प्रवृत्ति में ये हो सकते हैं। ये बहुत अरे सारे लोगों की अरे सर ये अब हम ये कह दें कि बिल्ली सामने है, कबूतर आँख में मूंद कर बैठा कि बिल्ली निकल जाएगी, वो छवि जो है, वो सिर्फ़ एक ऊपर का जो अपना इमेज है, वो ही है कि बहुत पूजा-पाठ घर पे भी इनके बहुत पूजा-पाठ ये वो है ना, चलता है। लेकिन आप देखो सारा दिन मेस बनी हुई है वहाँ पे घर पे, सारा दिन लोग आते हैं और प्रबल सिंह तोमर, देवेंद्र सिंह तोमर अलग-अलग जो लोग आते हैं उनसे डील करते हैं कि भाई इतने करोड़ का, इतने करोड़, इतने करोड़ का, इतने करोड़। फिर इलेक्शन लड़ना होता है और इस बार मुझे भी पता चला कि जब ये चीज़ें सामने आ गई, तो फिर इन्होंने वो तोमर कि भाई हम तोमर हैं, सारे तोमर इकट्ठे हो जाओ, तोमर तोमर को वोट करो, मुझे वो वोट ट्राई भी किया हुआ है। और मुझे ये भी पता चला क्योंकि न्यूज़ आ जाती है कि भाई जो कांग्रेस से खड़े हुए थे उनको भी बोला गया कि तुम भी तो उम्र हो, कोई बात नहीं, हम आपका भी ध्यान रखेंगे, शायद ऐसी बातें भी हुई सुनने में आई। अच्छा। लेकिन भाई साहब कोई जो आम इंसान, आम किसान है, अगर वो ये समझे कि तोमर साहब हमारे एमपी हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे लिए जो कर देंगे। देखिए, सड़कें बनना, नाले बनना, पुल बनना, वो एक सरकारी उसका ढांचे का या सिस्टम का हिस्सा है। वो ऐसा नहीं कि नरेंद्र सिंह तोमर ने ही आपके नाले बनवाए, आपके वहाँ पे पुल बनवाई, सड़कें बनवाई। वो तो ऐसा है कि अब जैसे पंजाब में अकाली गवर्नमेंट थी, जब ये बड़े-बड़े कंक्रीट हाईवे बनाए तो एनएचएल ने, नेशनल हाईवे वालों ने। लेकिन जी, सरकार एडवर्टाइज़ ये कर रही है कि हमने बनाया, हमने पंजाब का है ना वो किया विकास। जी, जी। तो वो लोग ऐसे समझने लगे कि नरेंद्र सिंह तोमर हमारे इलाके के हैं तो इसीलिए हमारे पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है। वो एक पूरे देश का मैप होता है, उसके अंतर्गत ही मुझे ये बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर ने कोई नया सरकारी कॉलेज बनाया हो, नया कोई सरकारी हॉस्पिटल बनाया हो आपके लिए, आपके बच्चों को नौकरियाँ दी हों, दिलवाई हों, है ना? एक भी बता दें मुझे कि भाई मेरे बेटे को कलेक्टर लगवा दिया या मेरे बेटे को 35,000 की जॉब दिलवा दी, वो तो बताएँ ना। मुझे ओके। जॉब पे बात करें, मुझे रोज़गार पे बात करें। रेवड़ी पे हुँ, मुझे बात नहीं करनी, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे कोई और पार्टी। मैं कहता हूँ कि रोज़गार की बात कीजिए। अभी मैं किसान कॉर्पोरेशन का एक टारगेट एजेंडा लेके चला हुआ हूँ कि छोटे किसानों को मेंबर बना के उनको हुँ। एमएसपी दी जाए और उनके बच्चों को नौकरियाँ दी जाए। तो भाई साहब नेता मैं तो ऐसा कहता हूँ कि रूल ऐसा होना चाहिए कि पहले उसके बच्चे को 4 साल 5 साल मिलिट्री में सर्विस उसके बच्चे ने की हो, कम से कम इतनी पढ़ाई की हो, नेता वो होना चाहिए, नंबर 1, है ना? जी, ठीक है। नंबर 2 देखिए अग्निवीर बनाया हमारी सरकार ने अग्निवीर बनाए,
लेकिन जी, वो ऐसा है कि एक भाड़े पे लेके 4 साल के लिए बना दिया, उनको ना तो कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई सरकारी सम्मान मिलेगा। और वो अग्निवीर को यूज़ कहाँ किया जाएगा? वो अग्निवीर तो अब फिर प्राइवेट कंपनीज़ भी अग्निवीर अपने बना के खड़े कर लेंगी, है ना? उनको यूज़ किया जाएगा जहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। वो इज़राइल इज़राइल की स्टाइल पे अग्निवीर, क्योंकि इज़राइल में ये कानून है कि आपको 2 साल फ़ौज में सेवा करनी है। जी, सिंगापुर में भी और कुछ और देशों में भी है, जापान में भी आएगी। तो देखिए, देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है कि नरेंद्र सिंह तोमर ऐसा सोचे कि भाई ये मेरा एरिया है, मुरैना या निमनी या जो भी, वो चीज़ नहीं है, उनको उससे प्यार नहीं है। पैसे से प्यार आप सोच भी नहीं सकते, कभी इनके अंदर घुस कर के देखिए, फिर पता चलता है ये कितने बड़े-बड़े, बड़े मुँह वाले राक्षस हैं। और तो सिरसा साहब ने तो मेरे पास जो प्रूफ़ आईसीआईसी बैंक के, कल मैं आपको भी भेजूँगा वो प्रूफ़ जी, स्कैन करके के, जी, कि गुरुद्वारे की आड़ में भाई साहब इतना कैश, अच्छा वो कहते हैं कि 70 करोड़ का हमारा बजट है। जी, वो ऑफिशियल बजट 70 करोड़ का हो सकता है। उसके साथ में 4-5 और अकाउंट जोड़े हुए हैं अपने एम्प्लॉइज़ के, अपने उसके कमेटी वालों के। तो 70 तो वो है ऑफिशियल वाला, नॉन ऑफिशियल कितना है वो बता दें। है ना जी? कोविड के नहीं, दौरान ये बहुत ये ज़रा ठीक से समझाइए, ये क्या अकाउंट का क्या मामला है और जो इसको पूरा खोल के समझाइए। अकाउंट ऐसे रहता है मयूर भाई, कि मानिए कि गुरुद्वारा कमेटी का एक अकाउंट एसबीआई में है, मानो 3 अकाउंट है, ये तीनों अकाउंट एसबीआई में है मानो। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या है कि इनके पास वो इजाज़त नहीं है बाहर से फंड लेने की, इंडिया में ले सकते हैं, बाहर से नहीं। ठीक है। लेकिन ये क्या करते थे कि जब बाहर से कोई फंड लेना है तो वो जगमनदीप के अकाउंट में दे दो। तो जगमनदीप के अकाउंट में आया तो मैं एसबीआई में, आईएस मेरा बैंक यहाँ पे आईसीआईसी बैंक है, जी, तो वो भी इंडियन बैंक है, उससे मैंने ट्रांसफ़र करता था एसबीआई में, ठीक है जी। ठीक है, तो ठीक है। जहाँ पर कोई कैश, कोई चीज़ गुरुद्वारे के लिए यूज़ करना है तो वो मंत्री जी का कर लिया जाता था। मानिए 10 करोड़ की कोई चीज़ लेनी है, कैश आ जाएगी। वो हुँ, मंत्री जी का पैसा यूज़ कर लिया और अकाउंट में हुँ, जो पैसा पड़ा है वो अपना घुमा दिया कनाडा। मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 करोड़ गुरुद्वारा अकाउंट से घूम आए। कई लोग और कमेटी ये आर्ग्यू कर रही है कि देख लो हमारे अकाउंट में 10,000 करोड़ कहाँ पे घूमा है। मैंने हुँ, 10,000 करोड़ का उनका बोला ही नहीं। मैंने ये हुँ, बोला कि 10,000 करोड़ की डील्स मेरे थ्रू हुई मंत्री जी के पास, हुँ, जिसके ओके, कमीशन आए। ओके, गुरुद्वारा अकाउंट से बहुत सारा पैसा ऐसा जो कैश होता था, फँस जाता था, वो घुमाया जाता था। मैंने कभी नहीं कहा कि 10,000 करोड़ गुरुद्वारा अकाउंट से घूमे ये वो। मैंने तो कहा जी ये 100-500 करोड़ की बात नहीं, ये 10,000 करोड़ की है। वो इसलिए कि हुँ, 10,000 करोड़ की डील्स मैंने तोमर फैमिली के थ्रू लोगों की करवाई है, नंबर 1। नंबर ठीक 2, है। हुँ, जब कोविड जा रहा था, हुँ, ये बात है जी मार्च 2021 की, कोविड खत्म हो रहा था। सिरसा साहब ने बोला कि भाई अपने जो एंटी पार्टी है वो ऑक्सीजन के ना लंगर लगा रही है जगह-जगह। तो मुझे ना गुरुद्वारा रकाबगंज के ऊपर 100-150 बिस्तर का एक ऑक्सीजन अपना डोनेशन का एक प्रोजेक्ट करना है, हॉस्पिटल जैसे बनाना है। वो बनाया भी उन्होंने। एक ड्रामा सा किया, लाए बेड वुड वो किराए पे, ये वो करके 25 वहाँ पे लोग आए कुल, बना करके बस दूसरे दिन खत्म, फोटो वोटो यूट्यूब बड़ा वीडियो बना के, फिर किसी ने पूछना कितने आए कितने गए, है ना? ठीक है। लेकिन जो कॉन्सन्ट्रेटर उस प्रोजेक्ट के लिए मंगाए गए वो अमीर लोगों को बेच दिए गए जैसे कि बाद में। है जी? जैसे कि क्या-क्या बेच दिया गया? ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर थे जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, मेरी चैट में पड़ा हुआ है। मैं उनको मंत्री जी की जो बहू है उनसे मैं चैट कर रहा हूँ कि कितने रेमडेसिविर चाहिए, कहाँ से चाहिए? आप रेमडेसिविर अपना सिरसा साहब के पास से ले लीजिए, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ। रकाबगंज गुरुद्वारा के पास बहुत है। तो उसके बाद ही मुझे बाद में पता चलता है, जब ये चीज़ हो जाती है, कि सिरसा साहब तो इनके पार्टनर ही है, ये तो पार्टनर है अच्छा, साहब। पहले मैं उनको अच्छा। बोलता हूँ कि भाई साहब वहाँ पे रेमडेसिविर पड़े हैं। अच्छा हुँ, वो क्या था कि अमीर लोगों को, मेरे पास ऐसे लोगों की भी मैं आपको साबित कर सकता हूँ। एक लड़का है, हुँ, उसको तमाम बड़े लीडर्स के साथ उसकी फ़ोटो है, राष्ट्रपति उसको अवार्ड दे चुके हैं, वो एथलेटिक्स में कुछ है, हरियाणा का है। हुँ, उसकी मदर और फादर दोनों बिस्तर पर पड़े हुए थे और उसकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है। वो ओके, हॉस्पिटल उनको लेके नहीं जा रहे थे, बोले जी मुझे कंसंट्रेटर चाहिए, 3-4 चाहिए और हमें रेमडेसिविर चाहिए। तो जब मैंने इनका बताया तो 50, अपना मान के चलिए कि 5,000 वाली चीज़ 1-1 लाख में
50-50 हजार में, जो 2,000 की चीज 50 हजार में, 5,000 की चीज 1 लाख में अमीर लोगों को बेच दी गई, वो वाली अच्छा, डोनेशन ली गई। तो इसके और पीछे वो कौन, मतलब कि इसमें फायदा किसको हुआ, कौन कमाया ये सब करके पैसा? दोनों थे जी, सिरसा साहब थे और तोमर फैमिली थी। ये कोई इतनी रेमडेसिविर बड़ी का अमाउंट थोड़ी होती होगा कुछ, मतलब कुल मिला के कितना होगा, 5, 10, 15 लाख का होगा? ये लोग इतना छोटा काम तो नहीं करेंगे ना? नहीं 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 कं- तकरीबन 350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे भाई साहब, और 3,000 रेमडेसिविर थे। अब एक 5,000 वाला रेमडेसिविर 1 लाख में बेचो तो 3,000 रेमडेसिविर कितने के हो गए, ठीक है ना? अरे अच्छा, ये बात हाँ है। हाँ, ये थोड़ी छोटी मोटी बात नहीं थी, ये 100 करोड़ का मामला था ये तो। अच्छा, दूसरी चीज, जब इन्होंने अपील की, उसी के मैं सबूत बैंक से लाया हूं, कि जब इन्होंने अपील की कि भाई गुरुद्वारा रकाबगंज पे जो हॉस्पिटल बनाना है, तमाम एनआरआई और तमाम सिख लोग जो डोनेशन देना चाहते हैं वो जगमनदीप के इस अकाउंट में दे दीजिए। ठीक, ठीक मेरा है, अकाउंट ठीक यूज है, किया गया एनआरआई की डोनेशन आने के लिए। ठीक है, ठीक है। उसमें से बस थोड़ा सा ड्रामा किया, 20-30 हजार गुरुद्वारा साहब को भेज दिया, क्योंकि किसान एजिटेशन चल रहा था और आरबीआई सभी खातों पे नजर रखे हुए थी। उसने जी, ये खालसा एड वगैरह के खालसे तो अपना अकाउंट तो फ्रीज किए हुए थे, किसान जथेबंदियों के अकाउंट फ्रीज किए हुए थे। तो ये एक ही गुरुद्वारा अकाउंट चल रहा था, और जी। गुरुद्वारा अकाउंट में हम लोग पैसे घुमा रहे थे, अपना फायदा कर रहे थे। सब कितने, ये समझ ले। कितने है जी, घुमाए? कितने सर, वही बोला आपको कि 100-150 करोड़ तो आराम से घुमा देते थे। अच्छा। हाँ, इनके एम्प्लॉइज के नाम पे और इनके सबॉर्डिनेट के नाम पे जो अकाउंट है सबकी, मैं तो कह, अच्छा मयूर भाई, मैं जी। एक हैरान हूं यार। हम्म। पहला वीडियो आया 5 नवंबर को, जी। दूसरा आया आई थिंक 11 को कि 13 को। जी। यार अभी तक ये इनकी एजेंसियां या इनकी लैब जांच नहीं कर पाई कि ये वीडियो नकली है या असली है। हाँ, कुछ तो ये देते, शायद, ये कोई शायद बयान ध्यान तो ध्यान देते। शायद गौर नहीं फरमाया। नहीं, गौर नहीं फरमाया वो तो मुझे पता नहीं, गौर फरमा लिया वो पता लग गया। मंत्री जी के घर पे क्लेश रहा 7 दिन पूरा। है जी, प्रबल सिंह तोमर घर छोड़ के जाने वाले थे, मैं ये बता देता हूँ। उनको गाली इसलिए पड़ी कि उसने जगमनदीप को घुसाया परिवार में। अच्छा। हाँ, 7 दिन पूरा भाई साहब, पूरा तांडव हुआ है इनके घर पे 7 दिन मेरी वजह से। लेकिन मैं ये कहता हूँ हम्म। भारत की एजेंसियों को, कि भाई साहब आज तक आप यही नहीं पता कर पाए कि वो वीडियो नकली है कि असली है। हमें ही बता देते, हम किसी लैब से करवा देते प्रमाणित कि हम्म। असली है कि नकली है ना। तो मैं वो हाँ रूम जी। की वीडियो भी बना के लाया जहाँ पे शूट हुआ था, मेरी रील जी। चल रही है फेसबुक पे। जी। जी। और मैं लोगों को चाहूंगा कि मेरा फेसबुक पेज है भाई साहब, मैं भी यूट्यूबर बन गया हूँ, जगमन हाँ, हाँ। सामरा के नाम पे है, आइए हम लोग रोज उस पे बात करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह की ये वो। तो वो हम्म। जानकारी हेतु है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई हाँ, व्यू के ठीक। लिए या इसलिए बनाया। तो ये ये चीज है साढ़े कि मैं तो साढ़े ये सात कहता सौ हूं कि सारी कॉन्स्पिरेसी, मान लीजिए कि ये एआई की जरिए बनाई हुई है, तो अब तक उसकी जांच की कोई रिपोर्ट, कोई जांच, कुछ मुझे से कोई सवाल यार कुछ भी नहीं है। कहाँ गई एजेंसी सारी इंडिया की, इतनी बिजी हो गई कि उसकी जांच ही नहीं कर पाए। और एफआईआर भी दी हुई है मंत्री जी ने। अगर देखिए, अब मयूर भाई ये बात खुलती है एक और, जी। अगर किसी केंद्रीय मंत्री की एफआईआर पर जो जांच है वो इतनी धीमी चाल से चल रही है या हो नहीं रही, तो आम इंसान का क्या होगा? आम इंसान कोई अप्लाई करता है कि इस चीज की जांच होनी चाहिए, कोर्ट में जाता है, तो यार ये मंत्री जी इतनी देर तक जांच ही नहीं करवा पाए, मेरे पे एफआईआर हुई है वहां पे भाई, क्योंकि मैंने ही बताया कि मेरी वीडियो तो एफआईआर मुझ पे ही हुई हुई होगी, वो 2-3 जी। हुई है ना। जी। तो जी। मैं ही तो कल्प्रिट हूँ उसका। तो मेरे से यार ना किसी ने कोई सवाल पूछा अब तक। मैं बैठा हुआ और रोज ड्यूटी कर रहा हूँ, आज राव आएगी, आज ईडी आएगी, मुझसे पूछेगी, फिर मेरी वीडियो आएगी, ठीक है कि नहीं? फेमस हूंगा मैं। लेकिन जांच से ही डर गए भाई साहब, हमें ही बोल देते, हम करवा देते किसी से, ये बता करना था। समझ गया, ये क्योंकि आपने मेरा एक झूठ, तरह से, मेरी ऑथेंटिसिटी तो यहीं से लगा लीजिए कि ऑथेंटिक मतलब, जगमनदीप कैसे है। अगर वो बोल हाँ, रहा हाँ। है तो वो ऑथेंटिक कैसे? तो भाई साहब मैं कहता हूँ जांच कराओ, चलो मैं शामिल होता हूँ जांच में, है ना। तो जांच से ही डर रहे हैं। मतलब कि आप चुनौती दे रहे हैं एजेंसीज को और सरकार को, कि अगर मैं, आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो उसकी फोरेंसिक जांच करवा लीजिए, या तो हाँ आप भी करवाने को तैयार है अगर हाँ आप जी, गलत हो?
तो हाँ, मैं खर्चे पर मुझे कोई भी इंटरनेशनल कंपनी बता दे, हम उससे करवा देते हैं भाई साहब, हम दे देंगे पैसा अगर सरकार के पास पैसा नहीं ठीक है। अच्छा, ये आपने मुझे एक भेजा हुआ है जो मैं इसको स्टडी कर रहा था। ये है। 750 एकर्स जो है वो न्यू न्यू ब्रुंसविक बर्न्सविक है। कनाडा में खरीदे गए हवाला मनी से। ये कैसे? ये किसके लिए है? अच्छा, ये क्या था जी, जब इनका जो भाई है एक रोहित तोमर, वो जॉर्जिया में, इनकी जमीन जॉर्जिया में भी बहुत इन्होंने जमीन खरीदी है ये ब्लैक मनी से। हम्म, एक तो मेरा ही तमन्ना है कि कभी बाबा रामदेव मेरे सामने आए, मुझसे डिबेट करें। वो हर बात, कोई उनसे कोई पत्रकार कोई क्वेश्चन पूछता है कि बाबा जी आप बोलते थे 30 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा, और बाबा जी बोलते हैं मैंने तुझे स्टाम्प पे लिख के दिया था, अब मैं तुझे करके दूं, मैं क्या करूं, सरकार से पूछ। अरे भाई साहब, आपने बात ही क्यों की, सरकार तो आप ही ने बनवाई ना उनकी, तो ओके। सवाल तो आप ही से पूछेंगे। आपने जी। कहा भाई इनकी सरकार बनाओ, 30 रुपए लीटर पेट्रोल, इतने रुपये लीटर ये, और काला धन वापिस। तो आप भी बिल्कुल आप कल्प्रेट हो इसमें, कि लोगों जी। को अपने भ्रमण करके वो कांग्रेस की सरकार चलता कर दिया। मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट बैठा था इस गद्दी पे, लोग आज तक याद करते हैं। भाई साहब, मैं ये कहता हूं बाबा रामदेव जी, एक बार डिबेट कीजिए, मेरी विनती है आपसे। आप अपनी धोती उठा के चल दिए करते हो, आपने सलवार पहनी थी रामलीला मैदान में भागने के लिए, चलिए वो भी छोड़िए। आपने अच्छा, किसान एजिटेशन हुआ मयूर भाई, हम्म। 750 किसान 700 मर गए। हम्म। मुझे ठीक है। अन्ना हाँ। हजारे कहीं नजर नहीं आए कि कभी हाँ, नहीं, उन्होंने कहा हो ये वो गलत है तो ये अब वो वो। हो चुका है कि वो पूरा प्रायोजित था, वो तो है। मतलब आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज आज ये सब मुद्दे पे करेंगे कि भाई ये 750 एकड़ का क्या मामला है, ये बताइए। 750 एकड़ का ये मामला है जी, कि पैसा जब आ रहा था तो भांग का, गांजे का इनको पता था मैं खेती करता हूं, हम्म। इनको अपना खुद का प्रोजेक्ट भी लगाना था। अच्छा। वो पैसा जो है वो जॉर्जिया से आया है। कनाडा में मैं हम्म। आपको एक बात बता दूं, जी। आप इंडिया में बैठे हुए कनाडा में कंपनी खोल सकते हो, चाहे आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, डजंट मैटर। अच्छा। आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, सिंगल फैमिली हाउस नहीं, एग्रीकल्चर कमर्शियल कुछ भी। अच्छा। कंपनी खोल ली, बैंक अकाउंट खुल गया, कंपनी के नाम से कुछ भी खरीद लो। दूसरा, कैश खरीद सकते हो, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, आप अटैची लेके लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में चले जाओ, भाई ये $10 मिलियन, लॉयर ले लेगा, दूसरे लॉयर को खरीद, जो विक्रेता का लॉयर है उसको ट्रांसफर कर देगा पैसा, वो अच्छा। जिसने बेचा है वो अपने बैंक में जमा कर देगा, कोई क्वेश्चन नहीं। कैश यहाँ पे सालों से ये कसिनो के जरिए चाइना से पैसा बना, बहुत पैसा आया यार, बिलियंस ऑफ डॉलर। इसीलिए तो वैंकूवर सबसे महंगी धरती बोली जाती है, घरों की जो कीमत है वो आसमान छू रही है। मैं आपको बता दूं, $3.7 मिलियन की, 3.7 मिलियन हाउसेज की शॉर्टेज है कनाडा में। 3.7 मिलियन हाउसेज। अच्छा। और वो किस लिए है, क्योंकि ये लोगों का पैसा पार्क हो रहा है कनाडा में, ये प्रॉपर्टी खरीदते चले जाए और प्राइस ऊपर की ऊपर चलती जा रही है। कोई रिसेशन नहीं है। रिसेशन होगा जैसे टोरंटो जैसी स्टेट्स हैं जहां फैक्ट्रीज वगैरह हैं, क्योंकि लोग इतने आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कनाडा का उतना बड़ा नहीं था कि जितने लोग आ गए सबके लिए जॉब्स की मुश्किल हो गई। दूसरा, कनाडा ने बहुत सारे रिफ्यूजी ले लिए। तो 750 एकड़ जमीन का पैसा जो है वो रोहित तोमर ने जॉर्जिया से भेजा, मेरे खातों में आया। इन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बनाई, होल्डिंग कंपनी के जरिए वो प्रॉपर्टी खरीदी। क्या था, वो 150 एकड़ थी, उसके आजू बाजू जो है तकरीबन 2-3 हजार एकड़ जंगल। तो वो प्रॉपर्टी सरकार से लेके उसको 750 एकड़ वो प्रॉपर्टी बनाई गई, और उससे बांध का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। मैंने वीडियो भी भेजा है, शायद सिरसा तोमर वीडियो के नाम से मैंने वीडियो भी भेजा है कि ये वाला प्रोजेक्ट इनका है। हाँ, पर ये आप जो कह रहे हैं, आपके आपको पैसा भेजा गया और आपने फिर वो जमीन खरीदवाने में हाँ मदद जी, हाँ की। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो समझ रहा हूं मैं, वो ठीक है। वो पर पर वो अच्छा, अब आपने ये भी कह दिया कि वहां कनाडा में ये सब ट्रांजैक्शन जो है लीगल है इस तरह से। लीगल है, ये बिल्कुल पर लीगल है। तोमर साहब के पास जो उनके जो ये मतलब कि जो भाई है रोहित तोमर, उनके पास ये पैसा कहाँ से आए, वो कैसे है? रोहित तोमर के पास इंडिया से और पैसा। वो कंपनी जो बनाई है उसका नाम क्या है? अच्छा, रोहित तोमर के पास जो पैसा आता था भाई साहब, वो हवाला के जरिए इंडिया से आता था। गुजरात का ये 2-3 आंगड़ियां हैं,
सूरत के मैंने नाम भी पहले बता चुका हूँ। उनके ज़रिए रोहित तोमर के पास पैसा आता था जॉर्जिया में। वो जॉर्जिया में क्योंकि इतनी वो अर्थव्यवस्था तहस-नहस हुई थी। वो एक तरह का ड्रीम, जैसे हम एरिया, काला धन पार करने को जॉर्जिया। जॉर्जिया में आप तमाम बड़े-बड़े पॉलिटिशियन की ज़मीनें ले रहे हैं वहाँ पे। हाँ, जॉर्जिया में आता था अपना हवाला के ज़रिए, और जॉर्जिया में खातों में उसको जमा करके कनाडा में वो ट्रांसफ़र हो जाता था। वो पैसा रोहित तोमर के पास सारा हवाला के ज़रिए पहुँचता था वहाँ पर। अच्छा, ये था इसका पैसे का चैनल। और जो कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ, कनाडा में आपको कंपनी का नाम रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ, नंबर कंपनी बन जाती है। आप कभी बीसी रजिस्ट्री पर जाना, वो आपसे पूछेंगे कि कौन-सा नाम, आपको 3 नाम देने होते हैं ना, जैसे इंडिया में 3 नाम भेज के उसमें सेलेक्ट होता है, फिर जाता है। नो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बोल दो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मेरी कंपनी है। नंबर कंपनी। अच्छा। हाँ, वो नंबर कंपनी है। मैं आपको उसका नंबर भी भेज दूँगा, कौन-सी है। बीसी में रजिस्टर्ड हुई, पर नौवीं पासबुक में भी उसका नंबर भी मेरे पास ठीक है। है। हुँ, यहाँ पे और वो भी नंबर चल रही है। कंपनी। हाँ, जो वो चल हाँ। रही है, वो गांजे की और कनाडा भांग की खेती भी कनाडा चल के रही है। बारे में, हाँ, कनाडा के बारे में जो-जो दर्शक आपके जानते हैं वो बता देंगे। कनाडा में नंबर कंपनी होती है। कनाडा में कैश, घर लेना, प्रॉपर्टी लेना लीगल है। कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर खाते में जितना मर्ज़ी कैश जमा कराओ, कोई प्रॉब्लम। और आप देखो, इंडिया को तो ये कैशलेस कर रहे हैं। अभी मोदी साहब 4 शहरों में ये नोट गायब करने का जेब से प्रोग्राम जो आ रहा है कि सिर्फ डिजिटल होगा लेन-देन। ये कॉन्स्पिरेसी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, कनाडा, यूएस जैसे, इजराइल जैसे मुल्कों की। लेकिन कनाडा, यूएस में कैश है, वो कैशलेस नहीं कर रहे अपनी इकोनॉमी को, कैश रखा हुआ है उन्होंने, अभी भी चलन में है। इंडिया से वो खत्म कर रहे हैं, चाइना ने ऑलरेडी खत्म कर दिया, डिजिटल युआन आ गया। क्योंकि एशिया को ही डीपॉपुलेशन करके एशिया को कंट्रोल करना है। इनकी आबादी तो कंट्रोल्ड है ऑलरेडी, सिर्फ एशिया की आबादी कंट्रोल करनी। तो वहां से पैसा पैसा भी उस देश को लूट करके जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालना है, गरीब बनाना है देश को। 850 टन सोना, देखिए बोलते हैं कि हमारे पास है रिजर्व, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है? 850 टन सोने का। 200 टन तो पीछे मोदी जी ने जब अपना यूके भेजा, कितना बवाल उठा था, फिर भूल गए लोग। मैं यार, मुझे एक पिटी फील बहुत होता है। हमारे लोगों की याददाश्त ना बस 12-24 घंटे की रह गई है। हाँ, वो तो है, वो तो है, मुंद्रा बिल्कुल। पोर्ट पे ड्रग पकड़ा गया था, 17-18 हजार करोड़ का। क्या हुआ उसका? वो किसका था ड्रग भाई साहब? इलेक्शन के लिए कौन पैसे जोड़ रहा है? राहुल गांधी बोले ना 20,000 करोड़ किसका है? वो भी बढ़ गया, 20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया अब तो लोग हमारे भूल जाते हैं। फिर ऐसी देखिए ऑप्शन नहीं होती भाई, वोट फिर डालें किसको, है ना? वो भी होता है। तो अच्छा, एक सवाल। अब ये जो अच्छा, ये जो आप जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की बात कर रहे थे, अब हम्म। जैसे अब ये हमारे जो 2 एपिसोड गए हैं, उसमें मुझे मुझे इतना तो पता चला है कि बहुत सारी बातें और चर्चा पंजाब तक भी जो हो रही है। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या प्रबंधक कमेटी से किसी से आपसे बात हो रही है, या किसी ने आपसे बात की कि भई ये, क्योंकि यहाँ थोड़े बहुत छींटे तो चाहे अनचाहे उन पर भी उड़ रहे हैं, है ना? तो वो कुछ है आपकी वार्तालाप में सिरसा साहब की डील को लेकर, और जो वो आपका खुद का फिर क्या आपके पास पैसा हाँ, है, फिर आप भेजे हाँ, वहाँ पे तो। क्या है जी कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में सब लगता है कि ठीक-ठाक है, लेकिन कई लोग बहुत जो अंदर के हैं, दुखी हैं, उन्हीं लोगों से ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ये कैसे करते हैं या क्यों करते हैं, अपना नाम छुपाने की। वो वैसे ही जैसे रिपोर्टर कहते हैं कि भाई हमारे सूत्र बताते हैं, तो वो सूत्र यही बताते हैं, मुझे भी बताते हैं कि भाई बहुत गड़बड़ी हुई है जी। स्वरूप चोरी हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप जो चोरी होकर के नागपुर पहुँचाए गए हैं। ये देखिए, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के पास जितना सोना आता है, उतना सोना अमृतसर कमेटी के पास भी नहीं आता। ठीक है? ये पालकी का मसला था सोने का, जिसपे पहले विवाद हो चुका है। उसके बाद कोविड में भी साढ़े 34-35 किलो जो सोना आया है, वो सिरसा साहब ही खुर्द-बुर्द कर गए हैं। लेकिन उनको सामने आके पहले ये जो वीडियोज़ है, पहले तो ये साबित करें कि ये नकली है, सबसे पहले, है ना? फिर अब उनके उन पे जो आरोप लग रहे हैं, वो तो अपने आप साबित हो जाएँगे जब वीडियो नकली साबित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जी टीवी या किसी टीवी पे चला दिया, आज तक पे भी ये वीडियो नकली है, वीडियो नकली है, ऐसे नहीं।
उस जांच में एक रिटायर्ड जैसे सीजीआई को बिठाएं, अपने मौजूदा सीजीआई को बिठा लें उस जांच में, जब वो जांच करें फिर पानी दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसे नहीं कि भाई आपके चैनल ने बोल दिया वीडियो नकली है तो वीडियो नकली, फिर हम भी जांच कराएंगे। अगर ये ऐसा करेंगे फिर हम भी जांच कराएंगे, हम यूएस की किसी बढ़िया एजेंसी से कराएंगे, है ना, भी वीडियो नकली है, फिर इनका दाग अपने आप धुल जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि ये वीडियो नकली साबित कर दे, सारा काम खत्म, बस वहीं पे लोग मान लेंगे। ये चीज है। नहीं, पर मैं फिर भी एक वो उसको रिपीट करूंगा कि क्या गुरुद्वारा प्रबंधक जो डीजी है, दिल्ली हाँ गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, उसका आपने नाम लिया है और आज भी ले रहे हैं कि भाई उस मेरे अकाउंट से वो हमने वो सब किया और पैसे घुमाए हमने सिरसा साहब के लिए, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। इस्तेमाल तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अकाउंट ही हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी, वही अकाउंट तो हुआ है। तो उसको लेकर वो कोई कंसर्न शो कर रहे हैं, आपसे कोई बात हो रही है कि भाई ये तो, या न- न- कुछ एक्शन नहीं लेने वाले हो ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मौजूदा, उन्होंने अपनी एक कठपुतली बिठाई हुई है, कालका साहब या और लोग, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। कोई मुझे ये नहीं कह रहा कि आओ डिबेट में बैठो भाई, इसको साबित करें। कोई मुझे अप्रोच नहीं कर रहा क्योंकि डर रहे हैं हमने इसको छेड़ा तो और मामला बिगड़ेगा। देखिए वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, ठीक है ना, टोटल साइलेंट। वो टोटल साइलेंट का मतलब क्या है कि भाई हम बोलेंगे तो फिर और बातें खुलेंगी, तो साइलेंट हो जाओ, ये अपने आप बोल बाल करके हट जाएंगे, रुक जाएगा ये काम। वो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और कमेटी में जो मौजूदा भी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे आकर के पहले तो वीडियो की जांच कराएं, मांग करें। तो मैं जो हमारे हाई प्रीस्ट जिसको बोल देता हूँ, जत्थेदार अकाल तक, जी। उनको एक लेटर लिख करके सबूत उसके साथ नथी करके देने वाला भी है। फ्यूचर में मैं उनको अच्छा। देने वाला हूँ कि ये चीजें हुई हैं, ये गड़बड़ी हुई है। पहले तो आप मेरे से तो मांग ये की जा रही है कि आप ऐसा बोलो भाई ये भांग की खेती में है, इनके रेस्टोरेंटों में ये हुक्का और दारू चलती है, इनको अपना सिख धर्म से निष्कासित किया जाए या सजा दी जाए बुला करके वहां पर, तो इनको वहां पे अकाल तख्त पे पेशी हो इनकी। तो मैं जरूर अपने हाई प्रीस्ट जो है हमारे ज्ञानी जी, उनको जरूर एक चिट्ठी लिख के उसके साथ ये सबूत आ गए हैं, आईसीआईसी बैंक वाले, रॉयल बैंक वाले भी जल्दी मिल जाएंगे, तो वहां पे मैं खुद देने वाला हूँ इसकी शिकायत। तो ऑथेंटिसिटी तो वहीं से आ जाएगी। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताइए, इस कार्यक्रम का मैं इसको अभी यहाँ पे समाप्त करेंगे। एक सवाल मन में कब से आ रहा है, हम्म। क्या ये सिर्फ आप जो है वो उस अ, उस घटना से आप दुखी हुए हैं, एक डंक लगा है मन में कि आपको 9 महीने इन लोगों ने जेल में रखा, इसलिए कर रहे हैं या कोई और कारण है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन्होंने क्या किया कि जब पल्ला झाड़ लिया कि ये बंदा हमारा नहीं है। देखिए क्या होता है हमारे देश में, जब अगर अब किसी पे उसमें एक केस हो। एक एक सॉरी सॉरी बीच में दर्शकों को भी मैं बता दूं, आप गुस्सा मत होइएगा, ये बहुत जरूरी सवाल है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। जगन भाई, आप कह रहे थे कि एफआईआर तो हुई थी 2015-16 में, कभी हुई थी, कभी इस हाँ पर हाँ एक्टिवेट नहीं हुआ, और कह रहे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि जैसे ही आप उस वक्त उतरे एयरपोर्ट पे और सीधा आपको धर लिया गया, इसका मतलब तो गुरु ये होता है कि आप आ रहे थे, इसका पता आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको था। हाँ। और तो फिर क्या आप ये मानते हैं कि उन्होंने ही जो है आपको गिरफ्तार करवा दिया? अगर हाँ, क्या अगर हाँ, तो फिर एक और सवाल इसमें बनता है कि तो फिर आप आए उससे पहले कुछ गड़बड़ जो है आप लोगों के बीच में शुरू हो गई थी। अब विस्तार से बताइए। क्या था जी कि रॉयल बैंक का जो मेरा खाता है, परिवार के खाते पहले फ्रीज कर दिए गए क्योंकि उन खातों में भी पैसा आया था। जो मेरा खाता था उसमें 625 करोड़ रुपया जॉर्जिया से आता है, और रॉयल बैंक जो है आरबीआई के कहने पे वो खाता फ्रीज कर देता है। ये तभी नोटबंदी के बाद की बात है, उसके बाद की बात। तो उस खाते में उन लोगों का पैसा भी अटका जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई, क्योंकि वो खातों में पैसा आता था उनका फीस का भी, तो वो भी अटक गया, वो भी अटक। तो जब मैंने कहा जी भी पैसा अटक गया, इनको लगा कि शायद मैं इनके साथ बदमाशी कर रहा हूँ, वो पैसा मैं कोई अकेले दबोचना चाहता हूँ खाना, क्योंकि वो उस पर 3 लोगों के साइन होते थे, रोहित के, मेरे और सिरसा साहब के। तो इनको लगा कि मैं इनके साथ गेम खेल रहा हूँ, ठीक है जी। वो 725 करोड़ वो आज भी उन्हीं खातों में फ्रीज पड़ा है वैसे ही। अच्छा चलिए, मैं आ रहा था
मैं आ रहा था सुनील जाखड़ जी के मैटर पर पवन खेड़ा जी को मिलने के लिए मैडम सिद्धू के जरिए। वैसे ही, ऐसे नहीं, फ्रेंडशिप, एज ए फ्रेंडशिप, ऐसे नहीं कि मेरा कांग्रेस से कोई रिलेशन था या कांग्रेस इसके पीछे। मेरे दोस्त का पैसा सुनील जाखड़ के पास फंसा हुआ था, और मेरे दोस्त ने, टोनी कंदोला, मनोहर सिंह कंदोला ने मुझे अथॉरिटी लेटर दिया हुआ था कि तू जा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और सुनील जाखड़ से मेरा पैसा ले, देवेंद्र के जरिए, देवेंद्र तोमर के जरिए। लेकिन हमारे में प्रॉब्लम, वो 625 करोड़ को लेके पहले से चल ही रही थी, चलिए वो अटक गया था पैसा, ये गुस्से में थे। हो सकता है भाई साहब इन्होंने मुझे गिरफ्तार कराया, कि गिरफ्तार होगा ये अपने आप। अच्छा, उसके बाद क्या किया इन्होंने, वो पैसा निकालने की ट्राई की जब मैं 9 महीने जेल में था। 5 महीने ये झगड़ते रहे रॉयल बैंक से कि भाई उस पे 420 120 का केस हो गया है, आप उसको हमारी पार्टनरशिप से हम अलग करते हैं। तो मुझे क्या होता है कि जेल में जब मैं था तो मुझे मेरी एम्बेसी से कॉल आती, मेरी एम्बेसी से कॉल आती है कि हम आपके लॉयर से बात करना चाहते हैं, क्योंकि कोई बैंक का मैटर है, उस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। तो मैंने कहा जी ऐसे तो मैं नहीं करूंगा, पहले मुझे मैटर दिखाओ, भेजो, ये मेरा लॉयर है। तो एम्बेसी वाले वहां पे आए भी, मेरा फूड का ध्यान रखने के लिए आते थे, क्योंकि मैं शिकायत कर देता था मुझे अच्छे से नहीं रखा जाता। तो तब मैंने पूछा, बोला जी वो जो आपका कोई पैसा फंसा रॉयल बैंक में, वो निकलवाने की कोशिश हो रही। जब वो पैसा 6 महीने में नहीं निकल पाया, तब फिर जाकर के ये माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि भाई गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब आपको बाहर निकालना है। फिर मैं सर, मैं बोलूंगा नहीं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर थे, सरसा साहब के बहुत नजदीकी थे, उनके जरिए मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर निकल के मैं इंडिया, अच्छा मैंने बिंदास 45 दिन इंडिया घूमा है, मैं कोई भागा हुआ नहीं था 45 दिन। एक बार मैंने बताया कि पटना साहब नेपाल जा रहा था, सामान खत्म हो गया, कोटा वापस आ गया दोबारा। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कोई पकड़ वो देगा। वो जो 45 दिन आप आराम से घूमे हैं, उस पर मैं आपसे एक बार अलग से बात करने वाला हूँ। हाँ हाँ, वो, अरे वो क्योंकि उस देखिए। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप फरार हैं, जेल से निकल भाग चुके हैं, और आप ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे कोई आम आदमी घूमता है 45 दिन। और वो मामला और जो है वो पूरा जो है अलग से मैं आपको पूछने वाला हूँ, मैं आपको। नेपाल को क्रॉस करना था, तो मेरा सामान खत्म हो गया जो मैं लेता हूँ, अफीम। तो मैं नेपाल बॉर्डर वो वाला कैंसिल करके भाई फिर चलते हैं, कोटा आ गया वापस, कोटा से लिया, फिर वापस गया, फिर नेपाल क्रॉस किया, और ये मुझे गाली दे रहे हैं, हम तुम्हें निकलवा रहे हैं और तू यहाँ पर खेलता फिर रहा है इन लोग। तो उस पे सर बहुत अच्छी एक वेब सीरीज बन सकती है, मैं तो प्रोड्यूसरों को आमंत्रित करूंगा, आओ भाई, क्योंकि वो कनाडा में भी शूट होगी, कनाडा में सब्सिडी बहुत है, तो लोगों को पूरी क्लियर पिक्चर आ जाएगी उसके जरिए ना। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो घूमने वाला तो जी 45 दिन का बहुत बड़ा टॉपिक। जी जी। हाँ जी, हाँ तो जी। ये हो गया, मतलब कि तो ये है कि एक हाँ, खुलासा अब ये भी हो रहा है कि वो 750 करोड़ का कुछ आपके उनके पूरा, साथ हाँ वो जी, चल हाँ रहा जी। था। आप पर उनका उनको शंका होने लगी थी, और इसी के चलते आपको उन्होंने ही, अदरवाइज तो 6 साल 5 साल पुरानी एफआईआर पर दिल्ली में स्वागत करने के लिए पुलिस कहाँ आती है कभी। हाँ हाँ हाँ, वहीं पर रोक लिया गया, एयरपोर्ट वहीं पे। पर पकड़ लिया। तो ये है पूरा चक्कर, मतलब कि अगर आपको जेल में नहीं रखा होता तो आप अभी ये जो आप जो कर रहे हैं, अभी जो एक के बाद एक खुलासे शायद ना होता ये, हाँ शायद ना शायद ना होता। होता, और अभी भी जो है आप वो उनके साथ कारोबार में जुड़े होते और कमीशन बनाते होते। दूसरी चीज ये ये होता है मयूर, हाँ ये होता हाँ ये कंटिन्यू हाँ, होता क्या? कंटिन्यू तो होता ही, तो देखिए वो तो चल रहा था अपने आप आराम से। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, पर कभी ये आपको मन में हुआ नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत एक तरह से गलत काम है, भले ही नहीं नहीं, आपके वहां इल्लीगल नहीं है वो, लेकिन देश जैसे में तो बहुत सारी इसमें जो है इसके मतलब ये भ्रष्टाचार के आप कहीं ना कहीं टूल बन रहे हैं, कभी आपको मन में जब होता क्या नहीं था ये? जब क्या होता है कि जब डोनेशन मेरे अकाउंट्स में आती है, तो मुझे होता है कि लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन जब ये ब्लंडर ये करते हैं कि वो डोनेशन वाला पैसा सिरसा साहब यहाँ पर ले लेते हैं अपने बंदे को वो रेस्टोरेंट में लगाने के, तब मैं, मेरी जाकर के हर्ट होती है ईगो, ये चीज कि भाई ईमानदारी जिसको बोल लो कि भाई अब मुझे बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए इनके खिलाफ। तो ये वीडियो का इसीलिए ये ऑथेंटिसिटी या इसको चेक इसलिए नहीं करवा रहे, क्योंकि ये 3 और वीडियो हैं, टोटल 7 हैं, उस फोन में 4 थे, शायद वो बंदा दूसरे 2 भी रिलीज करे, उसमें और भी डेंजरस चीजें हैं। लेकिन जो मेरे पास 3 है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसीलिए वो ये लोग उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करवाने नहीं जा रहे, कि हम चेक करवाने जाएंगे जगमन और निकालेगा तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसमें मेरा चेहरा भी है, मंत्री सभी बातें कर रहे हैं आपस में, जूम पे, जूम कॉल की है वो।
तो ये चीज है मयूर भाई, ये उधड़ेगी अभी ये बॉल, और जैसे वो उनका गोला होता है ना, ये उधड़ता उधड़ता चला जाता है, ये बहुत उधड़ेगा अभी। चलिए आज यही हाँ जी। समाप्त करते हैं, पर दर्शकों से वादा ये करते हैं कि अगले एपिसोड में मुझे उस बात में बड़ी रुचि है कि एयरपोर्ट से आप डरे जाते हैं, फरारी, उसके बाद हाँ, आप जेल में रहते फरारी हैं, फिर वाला आप जेल एपिसोड। से भागते हैं और फिर आप 45 दिन जो है भारत में, हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। हाँ जी, उसमें क्या हुआ वो मुझे जो है उस पूरी डिटेल को मुझे आपसे जानना है। इसके बाद के जो हम एपिसोड करेंगे तो उसमें हम वो बात करेंगे। जरूर तो करेंगे अभी भाई। जो है मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ पे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा लिया, और मैं फिर दूसरा एपिसोड हम बना रहे हैं तो उसमें फिर आपको आपस में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी इसमें जो है मैं अपने दर्शकों के साथ एक छोटी सी जो है वो सम अप करने की बात होती है वो कर लेता हूँ। फिर हम एक और एपिसोड भी जगमोहन भाई शूट करेंगे। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों ये कार्यक्रम में इतना है। आपने कुछ बड़ी रोचक जानकारियां जगमन भाई से सुनी। आप क्या सोचते हैं इन सब खुलासों को लेकर, ये हम आप हमको जरूर से बताइएगा। और अगर बात आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।